आज हम शुरू करने वाले हैं A2 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग। A2 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर हम गौर करें तो उसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ना सिर्फ A2 में आता है बल्कि ये O लेवल्स के अंदर भी आता है। तो ये A2 के लिए भी है और ये O लेवल्स के लिए भी है। अब कौन सी इंफॉर्मेशन खाली A2 के लिए वो मैं मेंशन कर दूंगा, बाकी O लेवल्स में और A2 के अंदर ये दोनों ही कॉमन है टॉपिक, लेकिन A2 के अंदर थोड़ा सा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो वो मैं मेंशन कर दूंगा कि वो कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि खाली A2 के लिए रेलेवेंट है। बाकी जो कॉन्सेप्ट्स है, बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो कॉमन है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बिजनेस में अकाउंटिंग में एक ही होता है। तो हम पहले शुरू करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन बनाता है, यानी कि व्हाई डू वी नीड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसका एक और नाम भी होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब मालूम ये चला कि ये जो है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने में हेल्प करता है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने में हेल्प करता है। तो ये कौन कौन से बिजनेस बनाते हैं, यानी कि विच बिजनेसेस प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो वो तमाम बिजनेस बनाते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज होते हैं। बिजनेसेस एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं खुद से, यानी कुछ चीज़ बना रहे होते हैं। देखिए बिजनेस जो है ना वो दो तरीके के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक होता है ऐसे बिजनेसेस, पहले बिजनेस वो होते हैं जो कि खाली गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेसेस। ट्रेडिंग बिजनेसेस वो होते हैं जो कि गुड्स बाय या सेल करते हैं, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड। जो खाली गुड्स के बाइंग और सेलिंग में एंगेज होते हैं वो होते हैं आपके ट्रेडिंग बिजनेस। दूसरे बिजनेस वो होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर खुद दवाई नहीं बनाता बल्कि वो दवाई ख़रीद के बेच देता है अलग अलग कंपनीज़ की। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस वो होते हैं जो कि हु प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड सेल इट। एक एग्जांपल जैसे हो सकती है हमारे पास GSK, GlaxoSmithKline, यानी कि ये एक ऐसे बिजनेस है जो कि मेडिसिन बनाता है, और जो मेडिकल स्टोर है वो इनसे दवाइयाँ ख़रीद के सेल करता है। तीसरे जो बिज़नेस होते हैं वो होते हैं हमारे पास सर्विस बिजनेस। ये सर्विस बिजनेस वो होते हैं जो कि ना कोई गुड्स की सेलिंग एंड बाइंग करते हैं, ना ही कोई जिस मैन्युफैक्चर करते हैं, बल्कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड सर्विसेज। इसका एग्जांपल है आपके पास हॉस्पिटल हो गए, जिसको हम बेसिकली बिजनेस में टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं। तो टर्शरी सेक्टर जो है वो आपका सर्विस बिजनेस में आ जाता है। तो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, इसकी हम अकाउंटिंग सीखने के लिए जा रहे हैं। तो उसकी अकाउंटिंग जब हम सीखने जाते हैं तो हमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें सीखना ज़रूरी है।
तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग के क्या क्या है। बेसिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सबसे जो पहली चीज़ें इंपॉर्टेंट में समझना वो है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, देखो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। डायरेक्ट कॉस्ट बेसिकली एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि एक यूनिट में हमें मालूम करने में कोई जिसमें मुश्किल ना हो। द कॉस्ट which can be identified in one unit of finished good, यानी ऐसी कॉस्ट जो कि हमको एक यूनिट में आसानी से मालूम हो जाए। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है डायरेक्ट मटेरियल। अभी समझाता हूँ मैं ये किस तरीके से आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। दूसरी है आपकी एग्जांपल डायरेक्ट लेबर। तीसरी ये एग्जांपल इसकी डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है रॉयल्टी। देखिए पहले हम देखते हैं कि मतलब क्या है। कैन बी आइडेंटिफाइड इन वन यूनिट ऑफ फिनिश गुड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब ये है कि जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर हम एक शर्ट बनाते हैं, एक शर्ट हमने बनाई, उस शर्ट में लग रहा है लेट्स सपोज 3 मीटर कपड़ा, 3 मीटर्स लग रहा है क्लोथ, और 1 मीटर जो है आपका वो है $2 का, $2 का है। तो एक शर्ट में कितने का कपड़ा लगा? 3 मीटर्स इंटू $2 इज इक्वल टू $6। तो देखें हमको मालूम है कि एक शर्ट में कितने रुपए का कपड़ा लगा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे, क्योंकि ये एक यूनिट में हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि थ्रेड कितना लगा है, यानी कि धागा कितने रुपए का लगा एक शर्ट में, तो वो आप नहीं बना सकते। तो धागा जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगी। डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ वो जो होती है, अब जैसे डायरेक्ट लेबर है, अब टेलर जो है फ़र्ज़ करें कि एक शर्ट को सीने का ले रहा है $5, ये आपका टेलर ले रहा है आपसे, तो ये क्या हो गई? आपकी डायरेक्ट लेबर हो गई। डायरेक्ट लेबर का एक और नाम भी होता है, डायरेक्ट लेबर को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ये इसका नाम होता है, या इसको हम कहते हैं फैक्ट्री वेजेस भी बोलते हैं। इसको फैक्ट्री वेजेस भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बोले, फैक्ट्री वेजेस बोले, तो ये आपकी एक ही बात है। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो कि हमको एक यूनिट में आसानी से मालूम पड़ जाती है। अब ये बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि ये कैसे डायरेक्ट है। देखो डायरेक्ट का मतलब ये क्या है? जो कि एक यूनिट में हमको मालूम हो। दूसरा है इनडायरेक्ट, उसका उल्टा मतलब हो जाएगा कि वो एक यूनिट में मालूम नहीं हो सकेगा। अब ये रॉयल्टी क्या चीज़ है? रॉयल्टी की एग्जांपल ये है कि जैसे मिसाल के तौर से रॉयल्टी में समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बुक लिखी है, इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ बुक की। आपने एक बुक लिखी, एक बुक लिखने के बाद आपने क्या किया? वो अमेज़ॉन में लगा दी सेल करने के लिए। अब अमेज़ॉन आपकी बुक क्या करेगा? सेल करेगा, पब्लिश करेगा, सेल करेगा। उसका होता है किंडल, किंडल में वो बुक पब्लिश होती है, वो बुक सेल करेगा। जब वो बुक सेल करेगा तो उसका 60% आपको दे देगा एज अ रॉयल्टी। मालूम ये चला कि जो पब्लिश करते हैं, वो बिजनेसेस जो कि बुक पब्लिश करते हैं, वो बुक के राइटर्स को क्या देते हैं? रॉयल्टी देते हैं। और जैसे बुक के प्राइस लेट्स सपोज $10 है, तो वो आपको $6 देगा रॉयल्टी, क्योंकि 60% डोनेट $10 का। तो देखिए मालूम है इनको एक यूनिट में इनको $6 देने हैं। मतलब जितनी बुक सेल करता जाएगा वो आपको एक एक बुक के हिसाब से $6 पे करता जाएगा। किंडल, वो जो किंडल पे आपकी जो बुक सेल कर रहा होगा ई फॉर्म में या जो भी हार्ड कॉपी में, जिस तरह भी वो प्रिंट करके या
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेल कर रहा होगा, वो आपको एक बुक के पैसे देता है, रॉयल्टी देता है। तो ये अमेजोन की कॉस्ट होती है, अमेजोन के लिए एक्सपेंस है डायरेक्ट। और ये एक यूनिट में मालूम है इसको कि एक यूनिट में इसको $6 देने हैं, एक बुक पे $6 देने हैं। 2 बुक्स बेचेगा $12 देगा आपको, 3 बुक सेल करेगा $18 देगा, 4 बुक सेल करेगा $24 देगा। तो अमेजोन को ये बात पता है कि एक यूनिट की कॉस्ट उसको मालूम है, तो लिहाजा वो कॉस्ट जो कि एक यूनिट में आइडेंटिफाई कर सकते हो, हम देखें लिखा हुआ आइडेंटिफाइड इन 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड। तो देखिए अमेजोन को मालूम है कि एक यूनिट में कितने की लगेगी, लिहाजा रॉयल्टी जो है अमेजोन के लिए क्या बन जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगी। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो कि एक यूनिट में आसानी से मालूम हो सकती है। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट किसका, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। अब अगर हम तमाम डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर दें, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल को मैं ऐड कर दूं डायरेक्ट लेबर में, और इसमें ऐड कर दूं डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो जो आंसर आएगा ना उसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट क्या चीज़ है भाई, प्राइम कॉस्ट कॉम्बिनेशन है 3 चीज़ों का, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि किसी भी गुड्स को बनाने में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो 3 सबसे प्राइमरी कॉस्ट होती हैं वो यही होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को ऐड करने का नाम क्या है, जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि भाई ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। दूसरी चीज़ जो दूसरा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बी, वो है हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, द कॉस्ट which cannot be identified or identified in 1 unit of finished good। यानी कि वो कॉस्ट जो कि एक यूनिट में हम मालूम नहीं कर सकते, एंड नॉट बी आइडेंटिफाइड। देखिए डायरेक्ट में क्या था, डायरेक्ट में था विच कैन बी, देखिए लिखा विच कैन बी आइडेंटिफाइड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड किसमें, इन 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड, यानी एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड में मालूम नहीं हो सकती। इसको इसका एक और नाम भी होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड भी इसको हम कहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या क्या है इसकी, एग्जाम्पल है इसकी प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि फैक्ट्री में जो आपके मशीनें लगी हुई हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं, वो यूज़ हो रहे हैं ना, वो खर्च हो रहे हैं, उनके खर्च होने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो वो एक यूनिट को बनाने में कितने का खर्च हो रहा है ये आपको नहीं मालूम, तो लिहाजा वो क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएंगे आपके, या फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएंगे। दूसरी एग्जांपल है फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी। इन आपका फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर है उसकी सैलरी भी क्या है, वो भी आपका इनडायरेक्ट है, क्योंकि हम आपको नहीं मालूम कि उसकी सैलरी का कितना पोर्शन खर्च हुआ है एक यूनिट में, एक यूनिट में उसका मालूम नहीं कर सकते। ऐसे एक और एग्जांपल हो गई फैक्ट्री रेंट, यानी फैक्ट्री का किराया, ये भी हम मालूम नहीं कर सकते कि एक यूनिट में कितने का लगा हुआ, तो ये भी क्या बन जाएगा, आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगा। इस तरह फैक्ट्री क्लीनिंग कॉस्ट, फैक्ट्री को साफ करने का खर्चा, फैक्ट्री क्लीनिंग कॉस्ट, तो ये भी आप मालूम नहीं कर सकते कि एक यूनिट में कितने की लगी हुई है, तो लिहाजा ये भी क्या बन जाएगी, आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगी। ऐसे फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री की आपने इंश्योरेंस कराई या प्लांट एंड मशीनरी की इंश्योरेंस करवाई, तो वो भी आप मालूम नहीं कर सकते कि एक यूनिट में कितने की लगी हुई है, तो ये भी आपकी क्या बन जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगी। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एक आता है सन्ड्री या मिसलिनियस, फैक्ट्री
एक्सपेंसेस, यानी कि छोटे छोटे खर्चे होते हैं फैक्ट्री के बहुत सारे जिनको हम नाम नहीं दे सकते अलग अलग, उसको मतलब मिसलेनियस या सन्ड्राई फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो ये भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है आपकी। इस तरीके से होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, यानी कि वही धागा जिसकी मैंने मिसाल दी थी, इनडायरेक्ट मटेरियल यानी ऐसा मटेरियल जो कि जिसकी कॉस्ट 1 मिनट में मालूम नहीं कर सकते, वो भी आपकी फैक्ट्री ओवरहेड या डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। इसके अलावा इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट में काम नहीं कर रही होती, यानी ऐसी लेबर की कॉस्ट जो कि 1 मिनट में मालूम ना हो सके कितने की है, वो भी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड में कहलाएगी। तो कोई भी ऐसा खर्चा हो जो कि फैक्ट्री से रिलेट करता हो और 1 मिनट में हम मालूम ना कर सकते हो कि कितने का लगा हुआ है, उसको हम कहेंगे कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। तो ये डेफिनेशन है, ये कॉन्सेप्ट है फैक्ट्री ओवरहेड का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, सी, वो कहलाता है WIP, यानी कि इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि ये वो गुड्स होते हैं जो कि पार्शली फिनिश्ड होते हैं, पार्शली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। क्या मतलब हुआ भाई इसका? भाई देखें, एग्जाम्पल ये है कि एक शर्ट है, एक शर्ट है, ठीक है, उसके अंदर अभी स्लीव्स नहीं लगी, स्लीव्स नहीं लगी, अब तक स्लीव्स नहीं लगी, यानी वो इनकम्प्लीट शर्ट है। कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे गाड़ी बन रही है, अगर हमारा गाड़ी बनाने का बिजनेस है, हम गाड़ी प्रोड्यूस करते हैं, टोयोटा है, टोयोटा ने अभी विंड स्क्रीन इंस्टॉल नहीं करी, बोनट इंस्टॉल नहीं किया, बम्पर इंस्टॉल नहीं किए, तो वो गाड़ियाँ जो है टोयोटा की जो कहलाएगी वो कहलाएगी वर्क इन प्रोग्रेस। घर के जो भी बिजनेस हो, जो भी चीज़ बनाने का बिजनेस हो, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि अभी हमने मुकम्मल तौर पे नहीं बनाई, अधूरी बनी हुई, यानी कुछ पोर्शन बना हुआ, कुछ पोर्शन अभी बनना रह गया है, उसको हम कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, ये देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। यानी अगर बिजनेस को अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी हो तो सबसे पहले उसको क्या निकालनी पड़ेगी? प्राइम कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद फिर वो इसमें ऐड कर देगा सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड सारे ऐड कर देगा। फिर इसमें वो ऐड कर देगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और माइनस करवा देगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो जब ये पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा हमारा। यानी अगर हम गौर करें तो क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, देखिए, सबसे पहले हमने प्राइम कॉस्ट निकालनी है, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर दिया। फिर जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो सारे ले लिए हम लोगों ने। फिर अगर हमारे पास साल के शुरू में अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो कि अभी अधूरा बना हुआ था वो ऐड कर देना, और जो साल के एंड में, पीरियड के एंड में जो बच गया हमारा ऐसा स्टॉक जो कि अभी नहीं बना, मुकम्मल नहीं हुआ, उसको हमने माइनस करवा देना। तो ये आपके पास क्या जो आंसर आएगा वो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। अब हम बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट, जो कि क्वेश्चन में आता है। ये सब चीज़ें आपको एमसीक्यूज में और थ्योरी में भी हेल्प कर सकती हैं। ये तमाम कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी में और एमसीक्यूज में हेल्प करेंगे, पूरे के सारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के। और ये ओ लेवल्स हो या A2 हो, ये सब में कॉमन है। और भी जो भी स्टडीज़ है दूसरी, कोई ऐसी चीज़ कर रहा है या, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे सिमिलर हैं। आप चाहे BCom कर रहे हो, आप चाहे BBA कर रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बदलते नहीं हैं, वो वही रहते हैं। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं।
कुछ एडवांस हो जाते हैं या कुछ बेसिक हो जाते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट सारे के सारे वही रहते हैं। ये पहले हमने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हमें सारे, उसके बाद हमने डिफरेंसेस देखे कौन कौन से बिजनेस होते हैं, फिर हमने अलग अलग तरह की कॉस्ट देखी, और फिर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब तक हमने ये देख लिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है। तो अब हम बनाएंगे फॉर्मेट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। देखिए मैं चाहता तो डायरेक्टली फॉर्मेट कहीं से भी लेके डाल सकता था, इंटरनेट से अवेलेबल है, लेकिन बात ये कि जो फॉर्मेट हम समझ के करते हैं ना, जो हम समझते हैं हमारे सामने जो बन रहा होता है, जब हम उसको देखते हैं वो समझ रहे होते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उसकी जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो अलग होती है, आपके दिमाग में बिल्कुल उसका मैप बन जाता है। इसलिए मैं डायरेक्टली बनाया नहीं ले रहा आपके सामने, मैं आपके सामने बिल्कुल रॉ काम कर रहा हूँ, जैसे कि आप टीचर जैसे बोर्ड पर पढ़ाता है आपको, उस तरीके से मैं आपको वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल एक स्टोरी बेस्ड लर्निंग हो आपकी, और आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन हो और आपके दिमाग में मैपिंग हो जाए। तो फॉर्मेट देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। सबसे पहले लिखते हैं बिजनेस का नाम। लेट्स सपोज मैं बिजनेस का नाम ले लेता हूँ अर्निंग टेक बाय तला। ये मेरे चैनल का नाम भी है, और फर्स्ट करें कि यही बिजनेस का नाम है। मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैं टेक्नोलॉजी की चीज़ें बनाता हूँ, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की चीज़ें प्रोड्यूस करता हूँ। पहले बिजनेस का नाम आ गया, फिर मैं लिखूंगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिखूंगा मैं फॉर द पीरियड एंडेड या ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। ये मैंने डेट डाल दी। इसके बाद मैं बनाऊंगा डॉलर का साइन इधर और बनाऊंगा डॉलर का साइन इधर, यानी कि 2 कॉलम वाला बनेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि साल के शुरू में मेरे पास कितने का रॉ मटेरियल रखा हुआ है। तो फर्स्ट करें मेरे पास रखा हुआ $10 का। मैं फॉर्मेट में एक्स इसलिए नहीं बना रहा ताकि आपको कैलकुलेशन भी समझ में आए कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। ये फिगर्स आपको दी हुई होंगी क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर, या जब वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आपको दी हुई होंगी। सबसे पहले लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी पहले से मेरे पास कितना रॉ मटेरियल रखा हुआ है। अब जाहिर है जितना रॉ मटेरियल रखा हुआ है वो काफ़ी नहीं है, मुझे और भी ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो रॉ मटेरियल तो मुझे और भी चाहिए होगा। जितना रखा हुआ है ऑलरेडी साल के शुरू में वो काफ़ी नहीं है, तो लिहाजा मैं और भी रॉ मटेरियल ख़रीदूँगा। तो मैं बोलूँगा ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। फर्स्ट करें मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया है, वो है $50 का। फिर मैं इसमें ऐड करता हूँ कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड को एक और नाम भी होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑन रॉ मटेरियल। तो कैरेज इनवर्ड बोले या ट्रांसपोर्टेशन बोले तो ये एक ही चीज़ है। बस करें ये लगी $10 की, और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जब मैं कोई माल मंगवाता हूँ तो मुझे ट्रक का या सुजुकी का किराया देना होता है, उस किराए को कहते हैं कैरेज इनवर्ड। इसको मैं लिख भी देता हूँ सुजुकी का किराया, ताकि आपको याद रहे कि ये क्या चीज़ है। इसके बाद अगर कोई रॉ मटेरियल ख़राब निकला तो वो रिटर्न कर दूंगा मैं, उसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल। देखें R/M का मतलब है रॉ मटेरियल। अगर मैंने शॉर्टकट यूज़ किया तो आपने एग्जाम में यूज़ नहीं करना, मैंने स्पेस की वजह से शॉर्टकट यूज़ किया। फर्स्ट करें कि मेरे पास $10 का रॉ मटेरियल ख़राब आ गया था, वो जो रॉ मटेरियल ख़राब आया वो मैंने वापस कर दिया, तो वो मैं लेस करवा दूंगा। फिर है लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
रॉ मटेरियल। फर्स्ट करें मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो भी $10 का है। तो अब मैं अगर इन सबको प्लस माइनस करवाऊँ, यानी कि 10 प्लस 50 60 हो गया, प्लस 10 ये हो गया 70 में से 10 निकाला 60, फिर 10 निकाला तो 50, तो ये आंसर आ गया मेरे पास $50। इसको मैं लिख दे रहा हूँ आखिरी कॉलम में, बिल्कुल डॉलर के नीचे। तो ये जो आंसर आया है इसको कहते हैं रॉ मटेरियल यूज्ड, यानी इस पीरियड में मैंने रॉ मटेरियल यूज कर लिया। रॉ मटेरियल यूज भी कहते हैं इसको, और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी बोलते हैं, कंज्यूम कर लिया। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया $50 का। ये करने के बाद फिर हम बोलते हैं ऐड डायरेक्ट लेबर। आप डायरेक्ट लेबर बोले, आप मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बोले, ऊपर मैंने बताया भी है कि इसके और नाम क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बोले, तो वो आप ऐड कर देंगे इसके अंदर। फर्स्ट करें वो है $20, और फिर इसके बाद आप ऐड कर देते हो ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस, जो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ वो आप ऐड कर दो। फर्स्ट करो वो है $30। अब आप इन तीनों को प्लस कर दोगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम को और डायरेक्ट लेबर को और डायरेक्ट एक्सपेंस को प्लस करके आंसर लिख दोगे इधर। तो ये आ गया 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 30 जो हो गया आपका $100। इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट याद होगा आपको, मैंने ऊपर भी बताया था प्राइम कॉस्ट। ये देखें, मैं अगर ऊपर आता हूँ तो ये देखें, ये ना प्राइम कॉस्ट, ये देखें, ये देखें, ये ना प्राइम कॉस्ट, ये मैंने बताया था प्राइम कॉस्ट। तो ये प्राइम कॉस्ट है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर भी इस तरीके से हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं। दोबारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की तरफ आते हैं। ये प्राइम कॉस्ट निकाल ली मैंने अब तक। सबसे पहले मैंने लिखा बिजनेस का नाम, फिर लिखा मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर लिखा मैंने फॉर द ईयर एंडेड, फिर ये ओपनिंग स्टॉक से लेकर ये सारी कैलकुलेशन करी यहाँ तक। तो मैं पहुँच चुका हूँ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद जो मुझे चीज़ लिखनी होती है, जो हेडिंग आती है, उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, और ये ऐड होता है, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें जैसा आ गया आपके पास फैक्ट्री का रेंट आ गया, फर्स्ट करेंगे $10, और आपके पास आ गया फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरी, फर्स्ट के लिए $10 आ गई। फिर आपके पास आ गया इनडायरेक्ट मटेरियल, ये फर्स्ट के लिए $10 आ गया। फिर आ गया इनडायरेक्ट लेबर, ये भी फर्स्ट के लिए $10 आ गया। अगर इसके कोई भी फैक्ट्री एक्सपेंस हो, एनी फैक्ट्री ओवरहेड, फर्स्ट जो भी $10 आ गया, तो सबको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इन सब का आंसर लिखेंगे इधर, तो ये हो गया $50। इसके बाद हम लिखते हैं ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। फर्स्ट करें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है हमारे पास $20 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है $10, उसको लेस करा देंगे। तो अब देखो ऊपर से क्या आ रहा है, ऊपर से आ रही है मेरे पास प्राइम कॉस्ट जो कि है $100, इसमें मैं कर दूंगा प्लस $50, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल। फिर इसमें प्लस कर दूंगा 20, यानी कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और माइनस करा दूंगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 20 कितना हो गया 170, 170 में से मैंने 10 माइनस करा दिया, तो ये आ गया 160। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ओ लेवल्स में हमारे पास यहीं तक होता है। इनफैक्ट A2 के बहुत सारे क्वेश्चन में भी खाली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही बनाना होता है। ओ लेवल्स यहीं तक होता है, ओ लेवल्स को। अब A2 में ऐसा क्या होता है एक्स्ट्रा? A2 में एक ही चीज एक्स्ट्रा होती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, वो होती है ऐड फैक्ट्री प्रॉफिट। वो हम क्या लेते हैं 160 मल्टीप्लाई बाय 20% या 25% करते हैं। तो ये आ गया आपका 40, इसको हमने प्लस कर दिया तो ये आ गया 200। इसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू या बोलते हैं ट्रांसफर वैल्यू। ट्रांसफर वैल्यू कहलाती है। तो खाली ये वाला जो हिस्सा है ये A2 में एडिशनल है, अदरवाइज पूरा का पूरा सेम है ओ लेवल्स हो या A2। अब देख लेते हैं कि फैक्ट्री प्रॉफिट क्या चीज़ है। देखिए भाई, फैक्ट्री प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस खुद ना बना रहा होता, बाहर से खरीद रहा होता, तो जाहिर है उसको वो चीज़ महंगी मिलती। लेकिन अब वो बाहर से नहीं खरीद रहा बल्कि वो खुद बना रहा है, तो वो अपनी कॉस्ट बचा रहा है, तो उसकी वजह से उसका प्रॉफिट बच रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है फैक्ट्री प्रॉफिट का। और ये हम किस पे अप्लाई करते हैं परसेंटेज? ये हम अप्लाई करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। देखेंगे COP है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 160। देखें ये भी, ये देखें COP है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे मैंने ये परसेंटेज लगाई है। ये परसेंटेज आपको दी हुई होती है, फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज आपको दी हुई होती है। तो COP यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं फैक्ट्री प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो मेरे पास फैक्ट्री प्रॉफिट की अमाउंट आ जाती है। फिर मैं उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो कहलाता है ट्रांसफर वैल्यू। तो ये इम्पैक्ट है फैक्ट्री प्रॉफिट का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू।